मध्यकालीन भारत में कई शासकों के द्वारा आत्मकथाएं लिखी गई, जैसे जहांगीर ने लिखी या फिरोज शाह तुगलक ने लिखी, लेकिन इनमें सबसे महत्वपूर्ण आत्मकथा है बाबर की, जिसका नाम है बाबरनामा या वाक़यात बाबरी या तुजुक ए बाबरी। यह किताब बाबर ने चगताई तुर्की भाषा में लिखी और इस किताब का तुर्की भाषा से फिर ईरानी भाषा या अन्य भाषाओं में अनुवाद हुआ। ईरानी यानी पर्शियन लैंग्वेज, फ़ारसी भाषा। तो बाबर के समय इसका अनुवाद जैनुद्दीन ख्वाजा ने फ़ारसी भाषा में किया। हुमायूं के समय इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में किया जैना खान और पायंदा हसन ने। अकबर के समय इसका अनुवाद फ़ारसी भाषा में अब्दुल रहीम खान खाना ने किया। शाहजहां के समय इसका अनुवाद किया फ़ारसी भाषा में अबू तालिब ने। इसका एक बेहतरीन अंग्रेजी भाषा में अनुवाद मिलता है मैडम बेवरीज के द्वारा। तो बाबर ने इस आत्मकथा को जो लिखा है उसमें जो टाइम पीरियड है वो है 1504 से लेकर के 1529 AD का समय। और हम इस किताब को 3 भागों में बांट सकते हैं, यानी बाबर ने इसके 3 हिस्से किए हैं। इसके पहले हिस्से में समय है कि जब बाबर फरगना का शासक बनता है, जो उसको समस्याएं होती हैं, वहाँ से लेकर के जब तक वो समरकंद पर काबिज है। समरकंद उसके हाथ से जब छूट जाता है, वहाँ तक का इतिहास पहले भाग में है। दूसरे भाग में बाबर जब काबुल पे विजय पाता है, काबुल में अपना प्रभुत्व जमाता है और वहाँ से लेकर के भारत पे जो अंतिम हमला करता है, वहाँ तक का इतिहास वो लिखता है। और तीसरे हिस्से में वो हिंदुस्तान यानी भारत में जो समझता है, जो देखता है, उसके बारे में वो लिखता है। इस किताब में मध्य एशिया के बारे में वहाँ की तमाम जानकारियाँ दी गई हैं और इस किताब में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक ऐसे तमाम पक्षों को बाबर ने कंप्लीट किया है। इसमें कई चीज़ें उसने लिखी हैं। राजनीतिक स्तर बताता है कि भारत में 7 ऐसे राज्य हैं जो काफ़ी शक्तिशाली हैं। दिल्ली है, मालवा है, गुजरात है, बंगाल है और बहमनी राज्य है। वो 2 हिंदू राज्यों की भी जानकारी देता है। एक विजयनगर का शासक यानी विजयनगर राज्य के बारे में बताता है, जहाँ का शासक है कृष्णदेवराय। एक मेवाड़ की बात करता है, मेवाड़ का शासक है राणा सांगा। इसके अलावा वो यहाँ के मौसम यानी भारत का मौसम कैसा है, यहाँ की जलवायु कैसी है, यहाँ की नदियों में पानी किस स्तर पे रहता है, यहाँ पे जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं, उनके वस्त्र कैसे पहनते हैं, या उनमें अधिकतर संख्या किस वर्ग की है, सर्वाधिक श्रमिक यहाँ पाए जाते हैं, यहाँ पे कई प्रकार के खनिज संसाधन मिलते हैं, कई प्रकार के यहाँ पे फल मिलते हैं। तो तमाम जानकारियाँ इसमें वो देता है। और वो जो उसका संघर्ष है, जो उसने युद्ध यहाँ लड़े, जो उसने युद्ध अपने जीवन में लड़े, जो उसके सामने चुनौतियाँ आई, उन सब की जानकारी वो इस किताब में देता है। हालांकि बाबरनामा को लेकर के कुछ कमियां भी बताई जाती हैं। जैसे इस किताब में बाबर 1508 से लेकर के 1519 AD के बीच की जानकारियां नहीं बताता है और कई जगह पे किताब में एक क्रमबद्धता यानी एक के बाद एक घटनाएं उसने नहीं बताई हैं। ये कमी हो सकती है, या फिर उसने इन सभी राज्यों का जिक्र तो किया है जो मैंने आपको बताया, लेकिन खानदेश, उड़ीसा, सिंध, कश्मीर इसके बारे में कुछ नहीं कहता है। ना ही वो पुर्तगाली बस्तियों के बारे में बताता है। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जैसे आत्मकथा जब कोई शासक लिखता था तो अक्सर इस बात की संभावना भी तो होती है कि लेखक लिखते समय वही बातें बताए जो उसके हिसाब से सही हो, जो कमियां हैं, जो उसकी असफलताएं हैं, उसको छुपा ले जाए। लेकिन बाबरनामा को देख कर ऐसा लगता नहीं। उसने तमाम संघर्ष, क्योंकि बाबर का जीवन बहुत संघर्षपूर्ण है। 12 साल की अवस्था में जब से वो फरगना का शासक बना, कई लड़ाइयाँ उसने जीती, कई लड़ाइयाँ उसने हारी, कई तरह के संघर्ष उसके जीवन में आए। तो तमाम जानकारियाँ अपनी किताब में देता है। ऐसे में बाबरनामा तत्कालीन मुगल इतिहास को जानने का एक महत्वपूर्ण साधन है।
हाँ, इसके महत्व को हम इसी बात से समझ सकते हैं कि एल्फिंस्टन नाम के एक विद्वान जो कहते हैं कि तत्कालीन एशिया में जितने भी ऐतिहासिक ग्रंथ थे, ऐतिहासिक किताबें थी, उसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण किताब है बाबरनामा।